गोलापुर नाम के एक गांव में रहीम नाम के एक आदमी का चिकन बिरयानी का ठेला था। रहीम कुछ समय पहले तक शहर के एक होटल में काम किया करता था, लेकिन जब शहर में उसकी नौकरी चली गई तो उसने गांव आकर यहाँ पर अपना चिकन बिरयानी का ठेला खोल लिया। वाह रहीम भाई, क्या चिकन बिरयानी बनाई है, खाकर मजा आ गया। कल मेरी अम्मी भी तुम्हारे हाथ की बनी चिकन बिरयानी को बहुत याद कर रही थी। एक प्लेट उनके लिए भी पैक कर दो। अभी करता हूँ भाईजान। बिरयानी बेचकर रहीम अपना ठेला लेकर अपने घर चला गया। बहुत भूख लगी है गुलनाज, जल्दी से मेरे लिए खाना परोस दो। खाना तैयार ही है, आप बैठिए, बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गुलनाज प्लेट में रोटी चावल सलाद और सब्जी डालकर अच्छी तरह से परोस कर लाती है। तभी उस सब्जी को देखकर रहीम कहता है, अरे गुलनाज, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज तुम रात के खाने में गोश्त मत बनाना, लेकिन तुमने आज फिर से गोश्त बना दिया। हर रोज गोश्त खा खा कर अब मन भर गया है। अरे ये गोश्त नहीं है, आप एक बार खाकर तो देखिए। रहीम उस सब्जी को खाता है तो उसे स्वाद में वो सब्जी बिल्कुल गोश्त की तरह ही लगती है। क्यों झूठ बोल रही हो गुलनाज, यह गोश्त ही तो है। अरे खा गए ना आप भी चकमा, ये गोश्त नहीं है बल्कि सोयाबीन है। मैंने इसमें मसाले डालकर इसे अच्छे से पकाया है और देखिए, ये गोश्त से भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। सोयाबीन की सब्जी खाकर रहीम के मन में एक बात घूमने लगती है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी चिकन बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करे तो वो कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा लेगा। और सोयाबीन का स्वाद तो चिकन से इतना मिलता जुलता है कि किसी ग्राहक को उस पर शक भी नहीं होगा। अरे क्या सोचने लग गए आप, खाइए ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बिरयानी में चिकन की जगह मैं सोयाबीन का इस्तेमाल करूँ तो मेरा चिकन लाने का खर्चा बच जाएगा। देखिए, हमारे खाने के लिए ये ठीक है, और अगर आपको सोयाबीन डालकर बिरयानी बेचनी है तो उसे सोयाबीन बिरयानी के नाम से बेचिए। चिकन बिरयानी कहकर लोगों को सोयाबीन वाली बिरयानी मत खिलाइए। अरे इसमें दिक्कत ही क्या है, दोनों का स्वाद तो एक जैसा ही है। जब ग्राहकों को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप अपना ईमान भूल गए हैं? ये लोगों के साथ धोखा है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे अपने घर में बेईमानी के कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। अरे चुप करो तुम, कुछ नहीं पता तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इस शहर में जिस होटल में आप नौकरी करती थी वहाँ से भी आपको इसीलिए निकाला गया था क्योंकि आप मालिक से ज्यादा पैसे लेकर सस्ता सामान होटल में खाना बनाने के लिए लेकर आते थे। देखिए, आप पहले ही गलती कर बैठे हैं, अब दोबारा ऐसी गलती मत करिए। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे मत समझा। रहीम की पत्नी उसे बहुत समझाती है, लेकिन रहीम के मन में तो पैसों का लालच आ गया था। अब वो अगले ही दिन से बिरयानी में सोयाबीन की मिलावट करने लगता है और वो बिरयानी में थोड़ा बहुत चिकन डालता है, लेकिन चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों की जगह उसमें ढेर सारी सोयाबीन डाल देता है। वो बिरयानी को इतने अच्छे मसालों से पकाता है कि किसी ग्राहक को उस पर शक ना हो। रहीम भाईजान, पहले तो तुम बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े पीस डालते थे, लेकिन अब तुम बिरयानी के अंदर चिकन के इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों डालने लगे हो? अरे क्या करूं भाईजान, पहले जब बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े टुकड़े डालता था तो सब बोलते थे ये वाला टुकड़ा मुझे दे दो, ये वाला टुकड़ा मुझे दे दो। इसलिए मैंने बिरयानी में बड़े टुकड़े डालना ही बंद कर दिया। अब बिरयानी में छोटे टुकड़े डालता हूँ तो कोई ग्राहक आपस में नहीं लड़ता। अच्छा, वैसे कुछ भी कहो, बिरयानी का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है, चाहे तुम उसमें गोश्त के छोटे टुकड़े डालो या फिर बड़े टुकड़े डालो। ये सच कहा भाईजान, जो स्वाद रहीम के हाथ की बिरयानी में है वैसा बिरयानी का स्वाद तो कहीं भी नहीं है। मैंने आज तक ना जाने कितनी जगह चिकन बिरयानी खाई है, लेकिन हर कोई ऐसी बिरयानी नहीं बना सकता। मैं दूसरे गांव से रहीम भाईजान के हाथ की बिरयानी खाने आता हूँ तो सोच लो इनकी बिरयानी में कितना स्वाद है। अपने ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर रहीम का लालच और बढ़ जाता है और वो अपनी बिरयानी के दाम पहले से और ज्यादा बढ़ा देता है। ग्राहक अगले दिन जब वहाँ आकर बिरयानी के दाम देखते हैं तो पूछने लगते हैं, अरे ये क्या भाईजान, कल हम लोगों ने आपकी बिरयानी की तारीफ क्या कर दी, आज आपने बिरयानी का दाम ही बढ़ा दिया। कैसी बात कर रहे हो भाईजान, आप तो जानते हो हर रोज गोश्त का दाम कैसे बढ़ता जा रहा है। बहुत दिनों से घाटे में जा रहा था, इसलिए आज दाम बढ़ाने का फैसला किया। अगर इस तरह गोश्त के दाम नहीं बढ़ते तो मैं कभी भी बिरयानी का दाम नहीं बढ़ाता। रहीम के ग्राहक उस पर भरोसा करते थे
इसीलिए उन्होंने रहीम की कही हुई ये बात भी मान ली। धीरे धीरे लालच के चक्कर में उसने अपनी चिकन बिरयानी में चिकन का तो नामो निशान ही खत्म कर दिया, लेकिन इस वजह से लोगों को उस पर शक होने लगा। क्या बात है रहीम भाईजान, अब तुम्हारी चिकन बिरयानी में पहले जैसा स्वाद नहीं आता। चिकन का जायका भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसे खाकर ऐसा नहीं लग रहा कि गोश्त वाली बिरयानी खा रहे हैं। लगता है भाईजान तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका जायके का पता नहीं चल रहा। नहीं रहीम भाईजान, सिर्फ इसे ही नहीं, मुझे भी कुछ दिनों से तुम्हारी बिरयानी में चिकन का वह जायका नजर नहीं आ रहा। सच कहूँ तो इससे अच्छी बिरयानी तो अब हमारे यहाँ नुक्कड़ पे महमूद जी बनाते हैं। अरे कैसी बात कर दी भाईजान, कहाँ महमूद की बिरयानी और कहाँ मेरे हाथ की बनी बिरयानी। खैर आपकी बातों पर मैं गौर करूंगा, बिरयानी को और अच्छे मसालों के साथ बनाने की कोशिश करूंगा। अपने ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर रहीम समझ जाता है कि अगर उसने बिरयानी में चिकन डालना शुरू नहीं किया तो कुछ ही दिनों में लोग उसके यहाँ की बिरयानी छोड़कर नुक्कड़ वाले महमूद के पास जाकर बिरयानी खाने लगेंगे। रहीम बिरयानी में डालने के लिए चिकन तो लाना चाहता था, लेकिन अब उसके मन में पैसों का लालच था जो उसे चिकन खरीदने से रोक रहा था। अगर मैं बाजार से ताजा चिकन लेकर आऊंगा तो मेरा मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। बाजार में ताजा चिकन बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन अगर चिकन नहीं लाया तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूं। यही सोचते हुए रहीम बाजार में चिकन खरीदने जाता है। तभी वो देखता है कि चिकन वाला एक थैली में काफी सारा गोश्त डालकर कूड़ेदान की तरफ बढ़ रहा था। अरे भाईजान, आप इस गोश्त को कचरे में क्यों फेंक रहे हो? अरे भाईजान, ये गोश्त तो पुराना हो गया है, किसी को बेचूंगा तो खामखा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए पहले ही अलग करके कूड़े में फेंक देता हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम इसे फेंको मत, तुम कम दाम में ये मुझे दे दो। मेरे घर के पास बहुत सारे कुत्ते हैं, मैं उन्हें उबाल कर खिला दूंगा। इतनी जल्दी तो ये पूरी तरह खराब भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाईजान, आप इसे आधे दाम में ले जाइए। रहीम दुकानदार से झूठ बोलकर आधे से भी कम दामों में उस गोश्त को खरीद लेता है और अगले दिन उसी गोश्त की बिरयानी बनाकर लोगों को खिलाता है। अब हर रोज रहीम किसी न किसी दुकान वाले से कम दाम में खराब गोश्त ले आता और उसकी बिरयानी बनाकर लोगों को खिला देता, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी बिरयानी का स्वाद बिगड़ने लगा। अब लोगों ने भी उसके ठेले पर आकर बिरयानी खाना बहुत कम कर दिया। ये आपने कैसी बिरयानी बनाई है भाईजान, मैं तो अब इस बिरयानी का एक निवाला भी और नहीं खा सकता। सच में अब तुम्हारी बिरयानी में कोई स्वाद नहीं रहा। इससे अच्छा तो हम खुद घर पर पुलाव ही बना लेते। चलो यार, हम महमूद के पास चलकर ही बिरयानी खा लेते हैं। उस दिन रहीम के ठेले की आधी बिरयानी भी नहीं बिकती। वो अपना ठेला लेकर घर आ जाता है और बिरयानी की हांडी को घर के अंदर रख देता है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना परोसती है तो वो खाना खाकर जल्दी से सो जाता है। अम्मी जान, ओ अम्मी जान, मेरा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे बिरयानी खाने को दो ना। बेटा, मैंने तो बिरयानी नहीं बनाई, तेरे अब्बू जान के ठेले की हांडी वहाँ रखी है, जाकर देख ले, उसके अंदर बिरयानी बची है क्या। रहीम का बेटा आरिस हांडी में देखता है तो उसे काफी सारी बिरयानी बची नजर आती है। गुलनाज हांडी में से बिरयानी निकालकर उसे खाने के लिए देती है। आरिस बड़ा ही खुश होकर बिरयानी खाता है, लेकिन बिरयानी खाने के थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में अचानक दर्द उठता है। गुलनाज और रहीम उसे तुरंत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, खराब खाना खाने की वजह से आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अच्छा हुआ आप उसे समय पर मेरे अस्पताल में ले आए, वरना उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। आप उसके खाने पीने का जरा ध्यान रखा कीजिए, बाहर का कुछ भी खाने पीने को मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं। मेरे पति ने जो अपनी दुकान के लिए बिरयानी बनाई थी, उसी में से बची हुई बिरयानी खाई है। शायद उसी से इसकी तबीयत खराब हुई है। हो सकता है कि वह बिरयानी खराब हो गई हो। आगे से जरा इसके खाने का ध्यान रखना। अभी आपके बेटे को ठीक होने में कुछ दिन का समय तो लगेगा ही। उन्हें ये सब बताकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी गुलनाज रहीम से कहती है, अरे मैंने तो बिरयानी को सूंघ कर देखा था, महक तो बिल्कुल ताजा आ रही थी। सच सच बताइए, आपने बिरयानी में क्या मिलाया था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रहीम बहुत परेशान हो जाता है और वो गुलनाज को सब कुछ सच सच बता देता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बेईमानी का एक भी पैसा इंसान को बचता नहीं है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अगर आरिस को अस्पताल लेकर आने में हमें थोड़ी देर हो जाती तो ना जाने क्या हालत होती।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया गुलनाज। मैं चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहा था, अल्लाह ताला ने मुझे उसका अच्छा सबक सिखाया है। ये कहते हुए रहीम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उस दिन के बाद से वो बिरयानी बनाने में कोई मिलावट नहीं करता, बल्कि फिर से लोगों को ताजा गोश्त की बिरयानी बनाकर बेचने लगता है, जिससे उसका काम फिर से अच्छा चलने लगता है और वो दिन ब दिन तरक्की भी करता है। हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम की दो दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन महेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद महेश भी वहाँ से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। महेश बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई है। क्यों महेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो रामू है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा? मेरे दोस्त रामू के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूँ। फिर शाम को महेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर महेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप जब भी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तू भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उससे संतुष्ट था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अरे भाग्यवान, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा? जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधो तब तक मैं गौशाला से बैल को ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है, देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ हाँ, यह लीजिए अपना खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी वापस आई थी। हाँ, वह कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसलिए 2 गिलास भरकर पानी पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा, तो पहले आज पूरा खाना खाना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर बोला अपने बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर पहुंचकर भोले ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थककर जमीन पर बैठ गया। अरे बैल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गए? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो ना,
और इतनी कड़ी धूप में तुम चल चलकर थक गए होगे। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत में जोत लेता हूँ। भोला अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद भोला अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। राधा, आज खेतों पर हमारा बैल थक कर गिर गया था। अब उसकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वह बहुत कमजोर हो गया है। अजी, खुद के खाने का तो ढंग से ठिकाना नहीं है, अब इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी अब ये बूढ़ा हो गया है, ये अब हमारे किस काम का? नहीं राधा, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने छोटे से इसको अपने बेटे की तरह पाला है, यह भी हमारे परिवार की तरह है। अब यह बूढ़ा हो चुका है तो इसकी इस स्थिति पर मैं इसको बेच दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे अगली सुबह फिर भोला खेतों पर अपने बैल के साथ निकल जाता है। भोला खेतों का सारा काम निपटा करके घर को जाता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता था जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से थोड़े से दूर एक खेत खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार भोले के खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी वह भोले को खेतों में काम करते हुए देखता है। हीरा, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है, एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर तुझे बस आराम ही आराम करना है। बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे, यह भोला तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे अपने गांव से थोड़ा सा दूर वाले खेत की जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार भोला को आवाज लगाता है। भोला, जरा इधर आना। भोला, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 3,000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह भोला अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से भोला और उसकी बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे, ये जमीन तो बहुत सख्त है, बहुत मेहनत लग रही है इसकी जुताई में। ये जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फंसा दिया। हीरा, तू भी सोचता होगा ना कि यह भोला कितना चालाक है, सारे दिन मुझसे काम करवाता रहता है। पर क्या करूं, इस पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। अगर यह नहीं करूंगा तो मैं अपना और तेरे पेट को कैसे भरूंगा? खेत जोतने के बाद भोला अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ? जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलिए, अच्छा है, इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में। हाँ राधा, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गया है जिससे बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम बाद में अपनी देखेंगे। अगली सुबह भोला अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहे थे कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है। अरे, ये हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? भोला जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखता है कि वहाँ तो एक पुराना संदूक है। भोला ने संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। भोला ये देखकर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। जी, इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं राधा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार साहब के खेतों से मिला है। ये जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे, उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है, इसे हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी। अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर यूं खेती बाड़ी करते रहना और यह सूखी दाल रोटी खाते रहना,
राधा बेईमानी के पैसे से तो अच्छा ये दाल रोटी ही है, जो कम से कम इसे खाकर हमें अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे की खाएंगे तो क्या भाला हमें नींद आ पाएगी। और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। ये खजाना सरकार का है, इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को देकर आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह नहीं लगे। अगली सुबह भोला संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार भोला से बहुत खुश होते हैं। वाह भोला, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हारी इस ईमानदारी का मैं उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। और भोला, यह लो मेरे खेत को जोतने के पैसे। खजाने को जमींदार जी को देकर भोला वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी भोला के घर एक व्यक्ति। अरे भाई, इस घर में कोई भोला नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर भोला और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही भोला हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। भोला और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। वहां पर भोला देखता है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। भोला, तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि कैसे तुमने यह सारा खजाना लाकर इन्हें दे दिया। यह सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। यह लोग कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा सुधर जाएगा। यह तुम्हारी ईमानदारी का और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। भोला उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी, आपने सही कहा था। बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। उन पैसों से भोले ने अपनी झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर सा घर बनवाया। ऐसे कुछ महीने बीत जाने के बाद भोले की फसल भी अच्छी पककर तैयार हो गई। भोले ने सारी फसलों की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अब भोले का नाम गांव के अमीर परिवारों में आता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से भोले ने वह सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छा जीवन व्यापन करने